मौत के तोहफे, अध्याय 33। प्रिंस की कहानी। हैरी अभी भी स्नैप के बगल में घुटनों के बल बैठा रहा। वो बस उसकी तरफ घूरे जा रहा था। तभी अचानक एक ऊंची ठंडी आवाज़ इतने करीब से आती सुनाई दी कि हैरी उछलकर खड़ा हो गया। बोतल को उसने अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि वोल्डेमॉर्ट दोबारा कमरे में आ गया है। वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ दीवारों और फर्श से टकराकर गूंज रही थी। पल भर में हैरी समझ गया वोल्डेमॉर्ट जादू से अपनी आवाज़ ऊंची करके हॉगवर्ट्स और आसपास के इलाकों से कुछ कह रहा है। हॉग्समीड और महल में लड़ने वाले लोग उसकी बात इतनी स्पष्टता से सुन सकते थे जैसे वो उनके पास ही खड़ा हो। उसकी ऊंची ठंडी आवाज़ आई, तुम लोग बहादुरी से लड़े हो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, बहादुरी की कद्र करना जानते हैं। तुम लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अगर तुम लोग आगे भी मेरा विरोध करोगे तो एक एक करके मारे जाओगे। ऐसा मैं नहीं चाहता। जादुई खून का एक कतरा बहना नुकसान और बर्बादी है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट दयालु हैं। मैं अपनी सेना को तत्काल पीछे हटने का आदेश देता हूँ। तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। अपने मृत लोगों को सम्मान के साथ दफनाओ, अपने घायलों का इलाज करो। हैरी पॉटर, अब मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ। तुमने खुद मेरा सामना करने की बजाय अपने दोस्तों को अपनी खातिर मरने दिया। मैं अंधेरे जंगल में 1 घंटे तक इंतज़ार करूँगा। उस 1 घंटे में अगर तुम मेरे पास नहीं आए, अगर तुमने खुद को मेरे हवाले नहीं किया तो दोबारा युद्ध शुरू होगा और इस बार मैं खुद लड़ने आऊँगा। फिर मैं हर उस बचे हुए आदमी, औरत और बच्चे को सज़ा दूंगा जिसने तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश की है। 1 घंटे। रॉन और हरमाइनी दोनों ही तेजी से अपने सिर हिलाकर हैरी को देखते रहे। रॉन बोला, उसकी बात पर ध्यान मत दो। हरमाइनी ने उग्रता से कहा, सब ठीक होगा, चलो महल चलते हैं। अगर वो जंगल में गया है तो हमें कोई नई योजना सोचनी होगी। हरमाइनी ने स्नैप की लाश को देखा, फिर तेजी से सुरंग के मुहाने तक पहुंची। रॉन उसके पीछे गया। हैरी ने अदृश्य चोगा उठाकर स्नैप की तरफ देखा। वो नहीं जानता था वो क्या महसूस करे। उसे तो सिर्फ इस बात का सदमा लगा था कि स्नैप को इस तरीके से इस वजह से मारा गया था। वो सुरंग में से रेंगते हुए लौटे, उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। हैरी सोच रहा था कि क्या रॉन और हरमाइनी के दिमाग में भी वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ उसी तरह गूंज रही थी जैसे उसके कान में। तुमने खुद मेरा सामना करने की बजाय अपने दोस्तों को अपनी खातिर मरने दिया। महल के सामने के लॉन पर छोटे छोटे ढेर दिख रहे थे। भोर होने में लगभग 1 घंटा था, लेकिन अभी भी गहरा अंधेरा था। वो तीनों जल्दी से पत्थर की सीढ़ियों की तरफ गए। छोटी नाव के आकार का एक डंडा उनके सामने पड़ा था। इसके अलावा ग्रॉप या उसके हमलावर का कोई निशान नहीं था। महल में असामान्य खामोशी छाई थी। वहाँ रोशनी की चमक, धमाके या चीख पुकार कुछ नहीं था। वीरान प्रवेश हॉल खून से लथपथ था। सब लोग कहाँ चले गए? हरमाइनी ने फुसफुसाकर पूछा। रॉन बड़े हॉल तक जाने वाले रास्ते पर आगे गया। हैरी दरवाजे पर ही रुक गया। हाउस टेबल्स नहीं थी, कमरे में भीड़ थी। बचे हुए लोग समूहों में एक दूसरे के गले में बाहें डालकर खड़े थे। फिरेंज भी घायलों में शामिल था। उसके पुट्ठों से खून बह रहा था। वो लेटा हुआ कांप रहा था, उठ नहीं पा रहा था। हॉल के बीच में एक कतार में लाशें रखी थीं। हैरी फ्रेड की लाश को नहीं देख पाया क्योंकि उसका परिवार उसे घेरे था। जॉर्ज उसके सिर के पास घुटनों के बल झुककर बैठा था। मिसेस वीजली फ्रेड के सीने पर लेटी थी। उनका शरीर कांप रहा था। मिस्टर वीजली अपनी पत्नी के बाल सहला रहे थे। उनके खुद के गालों पर आंसू बह रहे थे। हैरी से एक शब्द भी कहे बिना रॉन और हरमाइनी दूर चले गए। हैरी ने हरमाइनी को जीनी के पास जाकर उसे गले लगाते देखा। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंसुओं से सना था। रॉन, बिल, फ्लर और पर्सी के पास पहुंच गया। जब जीनी और हरमाइनी बाकी परिवार से ज्यादा करीब पहुंची तो हैरी को फ्रेड के बगल में पड़ी अन्य लाशें दिखीं। रीमस और टोंक्स वो पीले, स्थिर और शांत दिख रहे थे, जैसे अंधेरी सम्मोहित छत के नीचे सो रहे हों। हैरी लड़खड़ाते हुए दरवाजे से दूर हुआ तो बड़ा हॉल उड़ता, छोटा और सिकुड़ता दिखाई दिया। वो सांस नहीं ले सकता था। वो किसी और लाश की तरफ देखना गवारा नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था उसकी खातिर और किस किस ने अपनी जान दी है वो ये देखे। वो वीजली परिवार के पास जाने या उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वो खुद को पहले ही वोल्डेमॉर्ट के हवाले करता तो फ्रेड कभी नहीं मरता। महल बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था कि भूत भी दुखी लोगों के पास बड़े हॉल में चले गए थे। हैरी बिना रुके भागा। उसके हाथ में स्नैप के आखिरी विचारों से भरी कांच की बोतल थी। उसने तब तक अपनी गति धीमी नहीं की जब तक वो हेडमास्टर के ऑफिस के सामने पहरा दे रहे पत्थर के गार गोयल के पास नहीं पहुंच गया। पासवर्ड डम्बलडोर।
हैरी ने बिना सोचे बोल दिया क्योंकि वो उनसे ही मिलना चाहता था। उसे हैरानी हुई जब गारगोइल एक तरफ हट गया और अपने पीछे की घुमावदार सीढ़ियों को प्रकट कर दिया। जब हैरी तेजी से गोलाकार ऑफिस में पहुंचा तो उसे एक बदलाव दिखा। दीवारों के चारों तरफ जो फ्रेम टंगे रहते थे वो अब खाली थे। वहाँ एक भी हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस नहीं थी। ऐसा लग रहा था होने वाली घटनाओं को स्पष्टता से देखने के लिए वो सभी महल में लगी दूसरी पेंटिंग में चले गए थे। हैरी ने हताशा से डंबलडोर की तस्वीर के खाली फ्रेम को निहारा जो हेडमास्टर की कुर्सी के ठीक पीछे टंगा था। फिर उसने उसकी तरफ पीठ घुमा ली। पत्थर का स्मृति पात्र उसी अलमारी में रखा था जहां वो हमेशा रहता था। हैरी उसे उठाकर डेस्क पर लाया और स्नैप की यादों को चौड़े पात्र में डाल दिया। साहसी पलायन की भावना के साथ हैरी ने बिना झिझके गोता लगा दिया, जैसे इससे उसका दुख कम हो जाएगा। वो धूप में पहुंच गया। उसके पैर गर्म जमीन पर पड़े। सीधे खड़े होने पर उसने देखा कि वो एक मैदान में है जो लगभग वीरान है। दूर आसमान में एक बड़ी चिमनी है। 2 लड़कियां आगे पीछे झूल रही हैं। एक दुबला पतला लड़का झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रहा है। उसके काले बाल बहुत लंबे और कपड़े भदरंगे थे। बहुत छोटी जीन्स, गंदा और बहुत बड़ा कोट जो किसी आदमी के नाप का था, कुर्ते जैसी एक अजीब सी शर्ट। हैरी लड़के के पास पहुंचा। स्नैप 9-10 साल से ज्यादा बड़ा नहीं था। पीला, छोटा, दुबला। उसके पतले चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था जब छोटी लड़की ने उसकी बड़ी बहन को ज्यादा ऊंचाई तक झूलते देखा। लिली, ऐसा मत करो, बड़ी बहन चिल्लाई। लेकिन लड़की ने झूले की पींग को पूरी ऊंचाई से ले जाकर छोड़ दिया और जोर से हंसती हुई हवा में आसमान की तरफ उड़ने लगी। वो हंसती जा रही थी और जमीन पर गिरने की बजाय सर्कस के किसी कलाकार की तरह हवा में उड़ी और काफी देर तक हवा में उड़ती रही। मम्मी ने तुमसे कहा था ऐसा मत करना। पिटूनिया ने सैंडल के हील जमीन पर घसीट कर अपना झूला रोका, जिससे घिसटने की कर्कश आवाज हुई। मम्मी ने कहा था तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है लिली, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ ट्यूनी। देखो मैं क्या कर सकती हूँ। पिटूनिया ने चारों तरफ देखा। खेल के मैदान में उनके अलावा कोई नहीं था सिवाय स्नैप के, लेकिन लड़कियों को ये बात मालूम नहीं थी। लिली ने उसी झाड़ी से गिरा फूल उठाया जिसके पीछे स्नैप था। पिटूनिया आगे आई। ये साफ था वो जिज्ञासा और नापसंदगी के बीच झूल रही थी। लिली ने इंतजार किया जब तक कि पिटूनिया इतनी करीब नहीं आ गई कि साफ देख सके। फिर उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ा दिया। फूल वहां पर था, लेकिन अब वो कई होंठ वाले ईस्टर की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल रहा था, बंद कर रहा था। इसे छोड़ो, पिटूनिया चिल्लाई। तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? लिली बोली, लेकिन उसने फूल अपने हाथ में बंद करके उसे वापस जमीन में फेंक दिया। ये सही नहीं है, पिटूनिया ने कहा। उसकी आंखें फूल पर जमी रहीं। तुम ये कैसे करती हो? ये स्पष्ट है ना? स्नैप खुद को नहीं रोक पाया। झाड़ियों के पीछे से कूदकर बाहर आया। पिटूनिया चिल्लाती हुई झूलों की तरफ भागी, लेकिन लिली हैरान होने के बावजूद वहीं खड़ी रही। लग रहा था अब स्नैप को अफसोस हो रहा था वो सामने क्यों आया। क्या स्पष्ट है? लिली ने पूछा। स्नैप ने घबराए हुए रोमांच के भाव से कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जादूगरनी हो, स्नैप फुसफुसाकर बोला। वो बुरा मान गई। किसी और के बारे में ये कहना अच्छी बात नहीं है। वो मुड़ी और हवा में नाक ऊंची करके बहन की तरफ चल दी। नहीं, स्नैप बोला। उसका चेहरा ज्यादा लाल हो रहा था। हैरी ने सोचा वो अपना मूर्खतापूर्ण बड़ा कोट क्यों नहीं उतार रहा। शायद इसलिए कि वो इसके नीचे के कुर्ते को प्रकट नहीं करना चाहता। वो लड़कियों के पीछे भागा। इस वक्त तो चमगादड़ जैसा दिख रहा था जैसा कुछ समय पहले महल से भागते समय दिखा था। दोनों बहनों ने उसे गौर से देखा। दोनों को वो पसंद नहीं आया और दोनों झूले के एक खंबे को पकड़े रहीं, जैसे वही सबसे सुरक्षित जगह हो। तुम जादूगरनी हो। मैं तुम्हें कुछ समय से देख रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरी मम्मी भी जादूगरनी है और मैं जादूगर हूँ। पिटूनिया की हंसी ठंडे पानी जैसी थी। जादूगर? वो चीखी। उसकी हिम्मत लौट आई थी क्योंकि वो उस अप्रत्याशित आगमन के सदमे से उबर गई थी। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम स्नैप लड़के हो। ये नदी किनारे स्पिनर्स एंड में रहता है, उसने लिली से कहा। उसके अंदाज से स्पष्ट था कि स्नैप के रहने की जगह खास अच्छी नहीं है। तुम हमारी जासूसी क्यों कर रहे हो? जासूसी नहीं कर रहा हूँ। तुम पर जासूसी करने का सवाल ही नहीं है। तुम तो मगलू हो। हालांकि पिटूनिया इस शब्द का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन स्नैप के बोलने के अंदाज को समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। लिली, चलो हम चलते हैं।
लिली ने तुरंत अपनी बहन का कहना माना और चलते चलते स्नैप को गुस्से से देखा। जब वो मैदान के गेट से बाहर निकली तो स्नैप वहाँ खड़ा खड़ा उन्हें देखता रहा। अब स्नैप के आसपास हैरी के अलावा कोई नहीं था। स्नैप की निराशा वो समझ सकता था। वो समझ गया स्नैप कुछ समय से इस पल की योजना बना रहा था, लेकिन गड़बड़ हो गई। दृश्य ओझल हो गया। इससे पहले हैरी कुछ जान पाता दूसरा दृश्य प्रकट हो गया। अब वो पेड़ों के छोटे झुरमुट के नीचे था। वो पेड़ों के बीच से धूप में चमकती नदी को बहते देख रहा था। दोनों बच्चे जमीन पर एक दूसरे के सामने पैर बांध कर बैठे थे। स्नैप ने अपना कोट उतार दिया था। उसका अजीब कुर्ता कम रोशनी में उतना अजीब नहीं दिखता था, और अगर कोई स्कूल के बाहर जादू करता है तो मंत्रालय उसे सजा दे सकता है, उसे चिट्ठियाँ मिलती हैं। लेकिन मैंने तो स्कूल के बाहर जादू किया है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारे पास अब तक छड़ी नहीं है। बचपन की बातों को वो माफ़ कर देते हैं क्योंकि तब तक कोई खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन 11 साल होने के बाद जब वो जादू सिखाने लगते हैं तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। हल्की खामोशी छाई रही। लिली ने एक टूटी टहनी उठाकर हवा में घुमाई। हैरी जानता था कि लिली इससे चिंगारियाँ निकलने की कल्पना कर रही होगी। फिर उसने टहनी गिरा दी और लड़के की तरफ झुककर बोली, ये सच है ना? ये मजाक तो नहीं है? पिटूनिया कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पिटूनिया कहती है हॉगवर्ट्स जैसी कोई जगह नहीं है, ये असली है ना? ये हमारे लिए असली है, उसके लिए नहीं। हमें चिट्ठी ज़रूर मिलेगी, तुम्हें और मुझे। स्नैप बोला। सचमुच? लिली फुसफुसाई। यकीनन। खराब तरीके से कटे बालों और अजीब कपड़ों के बावजूद वो प्रभावशाली दिख रहा था और उसे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था। और क्या ये चिट्ठी उल्लू लेकर आएगा? लिली ने धीरे से पूछा। आमतौर पर उल्लू लाता है, लेकिन तुम मगलू परिवार में पैदा हुई हो, इसलिए स्कूल से कोई आकर तुम्हारे माता पिता को समझाएगा। क्या मगलू परिवार में पैदा होने से फर्क पड़ता है? स्नैप झिझका। उसकी काली आंखें उत्सुकता से पीले चेहरे और गहरे बालों पर घूमी। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है। लिली ने राहत की सांस ली। ये स्पष्ट था कि वह इस बारे में चिंता कर रही थी। तुम में बहुत जादू है, मैंने देखा है। मैं सारे समय तुम्हें देखता रहता हूँ। उसकी आवाज़ खो गई। लिली ने उसकी बात नहीं सुनी थी, बल्कि पत्तियों से भरे मैदान में पसर कर सिर के ऊपर पत्तियों की छत को निहार रही थी। स्नैप ने उसे वैसी ही ललचाई निगाह से देखा जैसे निगाह से मैदान को देखा था। और तुम्हारे घर में स्थिति कैसी है? लिली ने पूछा। स्नैप की आंखों के बीच हल्की सी सिलवट आ गई। अच्छी ही है, उसने कहा। अब वो इस बारे में बहस नहीं कर रहे हैं? ओह हाँ, बहस तो कर रहे हैं। स्नैप ने मुट्ठी भर पत्तियां उठाई, उन्हें अलग अलग तोड़ने लगा। हालांकि उसे पता नहीं था वो क्या कर रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैं चला जाऊंगा। क्या तुम्हारे डैडी को जादू पसंद नहीं है? उन्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, स्नैप बोला। सेवरस। लिली के मुंह से अपना नाम सुनकर स्नैप के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, तुम दम पिशाचों के बारे में फिर से बताओ। तुम उनके बारे में क्या जानना चाहती हो? अगर मैं स्कूल से बाहर जादू करती हूँ, उसके लिए तुम्हें दम पिशाचों के हवाले नहीं किया जाएगा। दम पिशाच तो उन लोगों के लिए होते हैं जो सचमुच बुरे काम करते हैं। जादूगरों की जेल अज़्काबान के पहरेदार हैं। तुम अज़्काबान थोड़ी ही जाओगी। उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। वो फिर पत्तियां तोड़ने लगा। तभी पीछे से सरसराहट हुई। पिटूनिया एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसके पैर से नीचे का पत्थर सरक गया था। ट्यूनी, लिली ने कहा और उसकी आवाज में हैरानी और स्वागत का अंदाज था। लेकिन स्नैप उछलकर खड़ा हो गया। अब जासूसी कौन कर रहा है? वो चिल्लाया। तुम क्या चाहती हो? पिटूनिया पकड़े जाने से दहशत में आ गई थी। वो हाँफ रही थी। हैरी देख सकता था वो कोई चुभता ताना मारने के लिए छटपटा रही थी। वैसे तुम ये क्या पहने हो? अपनी मम्मी का कुर्ता? पिटूनिया ने स्नैप के सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा। कड़ाक की आवाज आई। पिटूनिया के सिर के ऊपर लगी एक डाल टूटकर गिर गई। लिली चीखी। डाल पिटूनिया के कंधे पर पड़ी। वो पीछे की तरफ गिर गई, रोने लगी। ट्यूनी! लेकिन तब तक पिटूनिया ने दौड़ लगा दी। लिली स्नैप की ओर मुड़ी। ये तुमने क्या किया? नहीं, ये काम तुमने किया था? नहीं। वो नाराज था और डरा हुआ भी। तुम ही ने किया था, तुम ही ने किया था। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन इस झूठ पर लिली को भरोसा नहीं हुआ। स्नैप पर गुस्से भरी आखिरी नजर डालने के बाद वो अपनी बहन के पीछे चली गई। स्नैप दुखी और दुविधा में दिखने लगा। दृश्य फिर बदल गया। हैरी ने देखा वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 पर था। वो एक पतली पीले चेहरे वाली
बदमिजाज दिखने वाली औरत के पास था जिसकी शक्ल स्नैप से काफ़ी मिलती थी। स्नैप कुछ दूर खड़े 4 सदस्यों वाले परिवार को घूर रहा था। दोनों बहनें अपने माता पिता से थोड़ी दूर खड़ी थीं। लिली अपनी बहन से आग्रह कर रही थी। हैरी सुनने के लिए ज़्यादा करीब पहुंच गया। मुझे अफसोस है ट्यूनी, मुझे अफसोस है, सुनो। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया, उसे कसकर पकड़े रही। हालांकि पिटूनिया ने छुड़ाने की कोशिश की। एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं, नहीं सुनो ट्यूनी, एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं तो मैं प्रोफेसर डम्बलडोर के पास जाकर कहूंगी वो अपना फैसला बदल लें। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, पिटूनिया ने कहा और अपनी बहन से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम सोचती हो मैं किसी मूर्खतापूर्ण महल में जाना चाहती हूँ? पिटूनिया की पीली आंखें प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ घूमी। बिल्लियां अपने मालिकों की बाहों में म्याऊं म्याऊं कर रही थीं। पिंजरे में बंद उल्लू फड़फड़ा रहे थे, शोर मचा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं भी ऐसे पागल बनना चाहती हूँ? लिली की आंखें आंसुओं से भर गईं। पिटूनिया अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई। लिली ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ। कितनी भयंकर बात कही है तुमने। तुम वहीं जा रही हो पागलों के खास स्कूल में, तुम और वो स्नैप लड़का, पागल अजीब दोनों ही। अच्छा है, तुम्हें सामान्य लोगों से अलग किया जा रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा है। लिली ने अपने माता पिता की तरफ देखा जो प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ आनंद से देख रहे थे। इस दृश्य को वो अपने मन में संजो कर रख रहे थे। ये तुम्हें तब तो पागलों का स्कूल नहीं लगा था जब तुमने इसके हेडमास्टर को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था कि वो तुम्हें भी दाखिला दें। लिली की बात पर पिटूनिया का चेहरा लाल हो गया। आग्रह? मैंने आग्रह नहीं किया था। मैंने उनका जवाब देखा था, वो बहुत दयालुतापूर्ण था। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था, वो मेरी निजी चिट्ठी थी। तुमने कैसे? लिली ने पास खड़े स्नैप की तरफ आधी निगाह डालकर भेद खोल दिया। पिटूनिया ने आह भरी। उस लड़के को पता चला तुम और वो लड़का मेरे कमरे की जासूसी कर रहे थे। नहीं, जासूसी नहीं। सेवरस ने जब लिफाफा देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक मगलू हॉगवर्ट्स से संपर्क कर सकता है। बस इतनी सी बात है। वो कहता है जरूर डाक विभाग में भी जादूगर छिपकर काम कर रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ है। ये स्पष्ट है कि जादूगर हर जगह अपनी नाक घुसाते हैं। पिटूनिया ने कहा। उसका चेहरा पीला हो गया था। पागल नहीं तो, उसने अपनी बहन को तेजी से कहा और अपने माता पिता के पास चली गई। दृश्य दोबारा बदल गया। स्नैप हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के गलियारे में तेजी से जा रहा था। जब ये देहात में धड़धड़ाती हुई जा रही थी, उसने स्कूल के दुशाले पहन लिए थे। आखिरकार वो एक कंपार्टमेंट के बाहर रुक गया जिसमें कुछ ऊधमी लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। खिड़की के पास वाली कोने की सीट पर लिली झुकी बैठी थी। उसका चेहरा खिड़की के कांच से टिका था। इसने अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला, लिली के सामने बैठ गया। वो रो रही थी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसने रुंधी आवाज में कहा। क्यों नहीं? ट्यूनी, मुझसे गुस्सा है क्योंकि हमने डम्बलडोर की चिट्ठी देख ली थी। तो क्या हुआ? लिली ने गहरी नापसंदगी से उसे देखा। वो मेरी बहन है, वो तो बस एक मग। वो तत्काल संभल गया। लिली अपनी आंखें पोंछने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। कितना बढ़िया है, हम हॉगवर्ट्स जा रहे हैं। लिली ने सिर हिलाया, अपनी आंखें पूंछी, दुखी होने के बावजूद मुस्कुराई। तुम नाग शक्ति हाउस में रहोगी तो अच्छा रहेगा, स्नैप ने कहा। उसका उत्साह बढ़ गया क्योंकि लिली का मूड ठीक हो गया था। नाग शक्ति? कंपार्टमेंट में बैठे एक लड़के ने अभी तक लिली या स्नैप के बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन ये शब्द सुनकर वो मुड़ गया। अब तक हैरी का पूरा ध्यान खिड़की के पास बैठे लोगों पर ही केंद्रित था, इसलिए अब उसने पहली बार अपने डैडी को देखा। उनका कद खास लंबा नहीं था और उनके बाल स्नैप जैसे ही काले थे, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उनकी काफ़ी परवाह और प्रशंसा हो रही हो, जिसका आदि स्नैप नहीं था। नाग शक्ति में कौन रहना चाहता है? नाग शक्ति में चुने जाने पर मैं स्कूल छोड़कर वापस चला जाऊंगा। और तुम? जेम्स ने अपने सामने सीट पर बैठे एक लड़के से कहा। एक झटके के साथ ही हैरी को एहसास हुआ वो सीरियस था। सीरियस मुस्कुराया नहीं। मेरा पूरा परिवार नाग शक्ति में है। ओहो, जेम्स ने कहा, और मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। सीरियस मुस्कुराया। शायद मैं परंपरा तोड़ दूं, वैसे अगर तुम्हें विकल्प चुनने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहोगे? जेम्स ने एक अदृश्य तलवार उठाई। गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर हृदय वाले रहते हैं, मेरे डैडी की तरह। इसने अपने एक हल्की अप्रिय आवाज निकाली। जेम्स उसकी तरफ देखकर मुड़ा। कोई दिक्कत नहीं, इसने अपने कहा, हालांकि व्यंग्यात्मक मुस्कान कुछ और कह रही थी। अगर तुम दिमाग वाले के बजाय ताकत वाले बनना चाहते हो, तुम्हारे पास तो दोनों ही नहीं है। तुम कहाँ जाने की उम्मीद कर रहे हो? सीरियस ने बीच में कहा। जेम्स हंसते हंसते दोहरा हो गया।
लिली तनकर बैठ गई। वो जेम्स और सीरियस को नापसंदगी से घूरने लगी। चलो सेवरस, किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चलते हैं। ओह, जेम्स और सीरियस ने उसकी तीखी आवाज की नकल की। जेम्स ने पास से गुजरते समय स्नैप को टांग अड़ाकर गिराने की कोशिश की। मिलते हैं स्नाइवेल्स, एक आवाज आई। जब कंपार्टमेंट का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, दृश्य बदल गया। हैरी स्नैप के ठीक पीछे खड़ा था। जब भी विद्यार्थी उत्सुकता से मोमबत्तियों से रोशन हाउस टेबलों के सामने कतार में खड़े होते, फिर प्रोफेसर मैगोनिकल बोली, इवांस, लिली। उसने अपनी माँ को कांपते कदमों से आगे बढ़ते देखा और जर्जर स्टूल पर बैठते देखा। प्रोफेसर मैगोनिकल ने लिली के सिर पर बोलती टोपी रख दी। गहरे लाल बालों को छूने के बाद एक पल के भीतर ही टोपी चिल्लाई, गरुण द्वार। हैरी ने स्नैप की हल्की कराह सुनी। लिली ने टोपी उतारकर प्रोफेसर मैगोनिकल की ओर बढ़ा दी। फिर वो तालियां बजाकर खुशी का इजहार करने वाले गरुण द्वार वालों की तरफ बढ़ गई। चलते चलते लिली ने स्नैप की तरफ देखा। लिली के चेहरे पर दुख भरी फीकी मुस्कान थी। हैरी ने देखा कि सीरियस सरक कर लिली के लिए बेंच पर जगह बना रहा था। लिली ने उसे एक नज़र देखा, पहचान गई, ये ट्रेन वाला लड़का है। वो अपने हाथ बांध कर उनसे दूर चली गई। प्रोफेसर मैगोनिकल नाम लेती रहीं। हैरी ने ल्यूपिन, पेटिग्रू और अपने डैडी को गरुण द्वार टेबल पर लिली और सीरियस के पास आते हुए देखा। आखिरकार जब चुनने के लिए सिर्फ 1 दर्जन विद्यार्थी बाकी बचे थे तो प्रोफेसर मैगोनिकल ने स्नैप का नाम लिया। हैरी उसके साथ चलकर स्टूल तक गया और उसे सिर पर टोपी रखते देखा। बोलती टोपी चिल्लाई, नाग शक्ति। सेवरस स्नैप हॉल की दूसरी तरफ चला गया, लिली से दूर। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ नाग शक्ति वाले खुशी मना रहे थे, जहाँ लूसियस मेल्फॉय अपने सीने पर प्रीफेक्ट का चमकता बैज लगाए बैठा था। मेल्फॉय ने अपने करीब बैठते स्नैप की पीठ थपथपाई और दृश्य बदल गया। लिली और स्नैप महल के अहाते में टहल रहे थे और स्पष्ट रूप से बहस कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए हैरी जल्दी से उनके पास पहुंच गया। सोचा था कि हम दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त। हम दोस्त हैं सेवरस, लेकिन मुझे वो लोग पसंद नहीं है जिनके साथ तुम रहते हो। मुझे एवरी और मल्सीबर से सख्त नफरत है। मल्सीबर? तुम्हें उसमें कौन सी खूबी नजर आती है सेवरस? वो डरावना और घिनौना है। क्या तुम्हें पता है उसने कुछ समय पहले मैरी मैकडोनाल्ड के साथ क्या करने की कोशिश की थी? लिली एक खंबे तक पहुंच गई। उसे टिककर स्नैप के दुबले पीले चेहरे की तरफ देख रही थी। उसमें कोई गलत बात नहीं थी, वो बस हंसी मजाक की बात थी। वो काला जादू था। और अगर तुम इसे सिर्फ हंसी मजाक की बात मानते हो, और वो चीज़ जो पॉटर और उसके दोस्त करते हैं, स्नैप ने कहा। उसके चेहरे का रंग लाल हो गया था। पॉटर का इससे क्या लेना देना है? वो रात को चोरी से घूमने जाते हैं। ल्यूपिन के मामले में कुछ गड़बड़ है। वो कहाँ जाता है? वो बीमार है। लोग कहते हैं कि वो बीमार रहता है हर महीने की पूर्णिमा को। स्नैप ने कहा, मैं तुम्हारे अंदाजे के बारे में जानती हूँ। उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुम उनके बारे में इतने उत्सुक क्यों हो? तुम क्यों उनकी इतनी परवाह करते हो? वो रात को क्या करते हैं? मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उतने अद्भुत नहीं है जितना हर कोई मानता है। उसकी निगाह की प्रबल भावना के कारण लिली शर्मा गई। वैसे वो लोग काले जादू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और तुम दरअसल एहसान फरामोशी कर रहे हो। तुम कुछ समय पहले रात को जो घटना हुई थी वो मुझे पता चल गई है। तुम लड़ाकू पेड़ की सुरंग में घुस गए थे और जेम्स पॉटर ने तुम्हें अंदर मौजूद भयंकर चीजों से बचाया था। स्नैप का चेहरा विकृत हो गया। वो थूक उड़ाते हुए बोला, बचाया था? बचाया था? तुम उसे हीरो मानती हो? वो अपने दोस्तों की गर्दन बचा रहा था और अपनी भी। तुम कहीं... मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे इजाजत? लिली की चमकती हरी आंखें अब सिकुड़कर छेद जितनी बड़ी हो गई थीं। स्नैप एक बार फिर रक्षात्मक हो गया। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं चाहता था कि तुम कोई बेवकूफ़ी ना करो। उसका तुम पर दिल आ गया है। जेम्स पॉटर तुम्हें चाहने लगा है। ये शब्द उसकी इच्छा के खिलाफ उसके मुंह से निकल रहे थे, और वो इतना अच्छा नहीं है जितना हर कोई सोचता है। मैं जानती हूँ जेम्स पॉटर घमंडी है। तुम्हें ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्सीबर और एवरी का हंसी मजाक का अंदाज बहुत बुरा है। सचमुच बुरा सेवरस। मैं नहीं समझ पाई तुम उनसे दोस्ती क्यों रखते हो। हैरी को लग रहा था स्नैप ने मल्सीबर और एवरी के बारे में लिली की बातें सुनी ही नहीं थी। जिस पर लिली ने जेम्स पॉटर की बुराई की, स्नैप का पूरा शरीर आराम की मुद्रा में आ गया। जब वो दोनों दोबारा चलने लगे तो स्नैप के कदमों में नई लचक थी और दृश्य बदल गया।
हैरी ने एक बार फिर देखा। स्नैप बड़े हॉल से उठकर गया जहां वो गुप्त कलाओं से रक्षा में OWL के पेपर दे रहा था। हैरी ने स्नैप को अनजाने ही महल में उस दूर पेड़ के पास देखा जहां जेम्स, सीरियसली, पिनो पेटिग्रू एक साथ थे। लेकिन हैरी इस बार दूरी बनाए हुए था क्योंकि उसे मालूम था वहां पर जेम्स ने सेवर्स को हवा में लटका दिया था और ताने मारे थे। वो जानता था कि क्या किया और क्या कहा गया था। उसे दोबारा सुनने में कोई खुशी नहीं मिली। उसने लिली को नजदीक आते देखा, स्नैप की रक्षा करते हुए देखा। दूर से सुना कि अपमान और गुस्से से भरा स्नैप लिली को अक्षम में गाली दे रहा था। बदजात। दृश्य बदल गया। मुझे अफसोस है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे अफसोस है। अपना अफसोस अपने पास रखो। रात का वक्त था। लिली ड्रेसिंग गाउन में थी, अपनी बाहें बांधकर मोटी औरत की तस्वीर के सामने खड़ी थी जिसके पीछे गिरुण द्वार के हॉल का दरवाजा था। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैरी ने मुझे बताया कि तुम रात को यहीं सोने की धमकी दे रहे हो। मैंने दी थी और मैं ऐसा ही करने वाला था। मेरा इरादा तुम्हें बदजात कहने का नहीं था। ये तो मुंह से निकल गया है ना। बहुत देर हो चुकी है। मैं बरसों से तुम्हारे लिए बहाने बना रही हूँ। मेरी सहेलियों को समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे बात क्यों करती हूँ, और तुम मेरे प्यारे प्राण भक्षी दोस्त, देखा तुम इससे इनकार भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य यही बनने का है। तुम जानते हो कौन के दल में शामिल होने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हो, है ना। स्नैप ने अपना मुंह खोला लेकिन बिना कुछ बोले उसे बंद कर लिया। मैं और नाटक नहीं कर सकती। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। नहीं सुनो, मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे बदजात कहो। लेकिन सेवर्स, तुम मगलू परिवार में पैदा हर व्यक्ति को बदजात कहते हो, फिर मेरे सामने ये अलग व्यवहार क्यों। स्नैप कुछ बोलने के लिए संघर्ष करने लगा लेकिन तभी हकारत भरी नजर डालने के बाद लिली मुड़ी और तस्वीर के छेद से अंदर चली गई। गलियारा ओझल हो गया। नया दृश्य आ गया। हैरी बदलती आकृति और रंगों के बीच उड़ता रहा जब तक कि उसके आसपास का माहौल एक बार फिर ठोस नहीं हो गया। वो एक निर्जन ठंडी पहाड़ी पर अंधेरे में खड़ा था। कुछ पेड़ों के बिना पत्तियों की शाखाओं के बीच हवा सीटियां बजाती रहीं। वयस्क स्नैप हाँफ रहा था। वो उसी जगह पर घूमा और अपनी छड़ी को जोर से पकड़कर किसी व्यक्ति या वस्तु का इंतजार करने लगा। उसका डर हैरी पर भी हावी हो गया। उसने अपने कंधे के पीछे देखा और सोचा, न जाने स्नैप किसका इंतजार कर रहा है। फिर अंधी करती सफेद रोशनी की लहर हवा में दौड़ी। हैरी को लगा कि बिजली गिरी थी, लेकिन स्नैप अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी छड़ी हाथ से उड़ गई। मुझे मारना मत, मेरा ये इरादा भी नहीं है। डंबलडोर के प्रकट होने की आवाज पेड़ों की डालों से टकराती हवा की आवाज में डूब गई। वो स्नैप के सामने खड़े थे। उनके दुशाले लहरा रहे थे और उनका चेहरा उनकी छड़ी की रोशनी में चमक रहा था। तो सेवर्स, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने क्या संदेश भेजा है? नहीं, कोई संदेश नहीं है। मैं खुद अपनी इच्छा से आया हूँ। स्नैप अब अपने हाथ मल रहा था। चारों तरफ उड़ते झूलते काले बालों के बीच वो पगलाया दिख रहा था। मैं एक चेतावनी देने आया हूँ, नहीं, एक आग्रह करने आया हूँ, प्लीज। डंबलडोर ने अपनी छड़ी लहराई। हालांकि पत्तियां और शाखाएं अब भी रात की हवा में उड़ रही थीं, लेकिन जहां डंबलडोर और स्नैप थे वहां खामोशी हो गई। एक प्राण भक्षी मुझसे क्या आग्रह कर सकता है? भविष्यवाणी, भविष्य कथन, ट्रिलोनी। ओह हाँ, तुमने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कितना बताया? सब कुछ जो मैंने सुना। इसीलिए इसी कारण उसे लगता है कि उसका इशारा लिली इवांस की तरफ है। भविष्यवाणी में किसी महिला की ओर इशारा नहीं है। वो एक लड़के के बारे में है जो जुलाई के अंत में पैदा हुआ है। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो सोचता है इसका मतलब वो लिली का बेटा है। वो लिली का पीछा करेगा, उन सबको मार डालेगा। अगर वो तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसे छोड़ेगा। क्या तुम बेटे की जान के बदले माँ की जान के लिए रहम की भीख नहीं मांग सकते? मैंने मांगी थी, मैंने उनसे विनती की थी। मुझे तुमसे नफरत हो रही है। हैरी ने डंबलडोर की आवाज में पहले कभी इतनी भत्सना नहीं सुनी थी। स्नैप थोड़ा सिमट गया। तो तुम्हें उसके पति और बच्चे की मौत की परवाह नहीं है। वो लोग मरते हैं तो मरे, तुम्हें अपनी मनचाही चीज मिलनी चाहिए। स्नैप कुछ नहीं बोला। वो डंबलडोर को देखता रहा। तो उन सभी को बचा लें, उन सभी को सुरक्षित रखें प्लीज, वो टूटी आवाज में बोला। और इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे सेवर्स? बदले में? इसने अपने डंबलडोर को मुंह फाड़ कर देखा और हैरी उम्मीद कर रहा था कि वो प्रतिरोध करेगा, लेकिन पल भर बाद वो बोला, कुछ भी। पहाड़ी उछल हो गई। हैरी डंबलडोर के ऑफिस में खड़ा था। कोई चीज भयंकर आवाज कर रही थी। किसी जानवर की तरह स्नेप एक कुर्सी के आगे लुढ़का हुआ था।
डम्बलडोर उसके पास गंभीर मुद्रा में खड़े थे। एक दो पल बाद स्नैप ने चेहरा उठा लिया। उसे देखकर लग रहा था जैसे जंगल की पहाड़ी छोड़ने के बाद वो 100 साल का दुख भोग चुका है। मुझे लगा था आप उसे सुरक्षित रखेंगे। लिली और जेम्स ने गलत आदमी पर भरोसा किया था, कुछ हद तक तुम्हारी तरह सेवरस। क्या तुम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उन्हें छोड़ देगा? स्नैप की सांस उथली हो गई। डम्बलडोर ने कहा, उसका बच्चा बच गया है। हल्के से सिर झटक कर स्नैप ने जैसे किसी चिढ़ाने वाली मक्खी को दूर हटाया। उसका बच्चा जिंदा है। उसकी आंखें हूबहू लिली जैसी हैं। मुझे लगता है तुम्हें लिली एवांस की आंखों का आकार और रंग याद होगा। मत कीजिए, चली गई, मर गई, स्नैप ने विलाप करते हुए कहा। क्या ये पश्चाताप है सेवरस? काश मैं भी मर जाऊं। उससे किसी को क्या फायदा होगा? डम्बलडोर ने ठंडेपन से कहा। अगर तुम लिली एवांस से प्यार करते थे और सचमुच प्यार करते थे तो तुम्हारा रास्ता आगे स्पष्ट है। ऐसा लगा जैसे स्नैप दर्द की धुंध में देख रहा था और डम्बलडोर के शब्दों तक उसे पहुंचने में बहुत समय लग रहा था। क्या मतलब है आपका? तुम जानते हो वो कैसे और क्यों मरी है। ये सुनिश्चित करो कि उसकी मौत बेकार न जाए। लिली के बेटे को सुरक्षित रखने में मेरी मदद करो। उसे सुरक्षित रखने की क्या जरूरत है? शैतानी शहंशाह जा चुका है। शैतानी शहंशाह लौटेगा और जब ऐसा होगा तो हैरी पॉटर भयंकर खतरे में होगा। एक लंबा विराम हुआ। धीरे धीरे स्नैप ने खुद पर काबू पाया, अपनी सांस दुरुस्त की। बोला, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी को भी ये बात मत बताना डम्बलडोर। ये रहस्य हमारे बीच रहना चाहिए। आप कसम खाएं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास तौर पर पॉटर का बेटा। मुझे आपसे वादा चाहिए। ये वादा सेवरस कि मैं तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी बात किसी को ना बताऊं। डम्बलडोर ने आह भरी और स्नैप के आवेश भरे दर्द भरे चेहरे को देखा। खैर, अगर तुम यही चाहते हो। ऑफिस ओझल हो गया। तत्काल दोबारा लौट आया। स्नैप डम्बलडोर के सामने तेजी से चहलकदमी कर रहा था। औसत दर्जे का, अपने पिता जैसा घमंडी, नियम तोड़ने वाला, शोहरत का भूखा, ध्यान चाहने वाला और अनुशासनहीन। सेवरस, तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते हो। डम्बलडोर अपनी नजरें रूपांतरण आज की प्रति से उठाए बिना बोले। बाकी टीचर्स का कहना है वो लड़का संकोची, पसंद आने वाला, सामान्य रूप से प्रतिभाशाली है। व्यक्तिगत रूप से मुझे वो काफी रोचक लगा। डम्बलडोर ने एक पन्ना पलटा, बिना नजर उठाए कहा, क्विरल पर नजर रखना, ठीक है? रंगों का झोंका एक बार फिर आया। अब हर चीज अंधेरे में डूब गई। स्नैप और डम्बलडोर प्रवेश हॉल में थोड़ी दूर पर खड़े थे। जब यूल बॉल के आखिरी बचे लोग सोने के लिए जाते समय उनके पास से गुजरे तो डम्बलडोर ने बुदबुदाकर पूछा। कारकारोफ का निशान गहरा होता जा रहा है। वो दहशत में है। उसे प्रतिशोध का डर है। आप जानते ही हैं, शैतानी शहंशाह के पतन के बाद उसने मंत्रालय की मदद की है। अगर निशान जलने लगता है तो कारकारोफ का भागने का इरादा है। क्या वो सचमुच भाग जाएगा? और तुम? नहीं, मैं इतना कायर नहीं हूँ। नहीं, तुम आइगोर कारकारोफ से बहुत ज्यादा बहादुर हो। जानते हो, कई बार मुझे लगता है कि हाउसों में चुनने की रस्म बहुत जल्दी हो जाती है। वो स्नैप को हैरान और अकेला छोड़कर दूर चले गए। अब हैरी एक बार फिर से हेडमास्टर के ऑफिस में खड़ा था। रात का वक्त था। डम्बलडोर डेस्क के पीछे सिंहासन जैसी कुर्सी में एक तरफ लुढ़के हुए आधे बेहोश दिख रहे थे। उनका एक तरफ लटकता दायां हाथ काला और जला हुआ था। स्नैप मंत्र बुदबुदा रहा था। अपनी छड़ी उस हाथ और कलाई की तरफ ताने था, जबकि बाएं हाथ में वो डम्बलडोर के गले में गाढ़ा सुनहरा काढ़ा डाल रहा था। एक दो पल बाद डम्बलडोर ने पलकें मिचमिचाईं और खुल गई। क्यों? आपने ये अंगूठी क्यों पहनी? इस पर शाप है। निश्चित रूप से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा। इसे छुआ भी क्यों? स्नैप ने किसी बिना भूमिका के कहा। मार्वोलो गांट की अंगूठी डम्बलडोर के सामने डेस्क पर पड़ी थी। ये चटकी हुई थी। गरुण द्वार की तलवार इसके पास रखी थी। डम्बलडोर ने मुंह बिचकाया। मैं मूर्ख था, बहुत लालच में आ गया था। किस चीज का लालच? डम्बलडोर ने जवाब नहीं दिया। ये चमत्कार ही है कि आप यहाँ लौटने में कामयाब हो गए। स्नैप नाराज लग रहा था। अंगूठी पर असाधारण रूप से शक्तिशाली शाप था और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये शाप इसी जगह तक रुका रहे। हाल फिलहाल मैंने शाप को एक ही हाथ में रोक दिया है। डम्बलडोर ने अपना काला बेकार हाथ उठाया। उसे इस तरह देखने लगे जैसे किसी रोचक विचित्र चीज को देख रहे हों। तुमने बहुत अच्छा काम किया सेवरस। तुम्हारे हिसाब से मेरे पास कितना समय है?
डम्बलडोर की बातचीत करने का अंदाज बहुत सामान्य था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मौसम का हाल जानना चाहते हों। स्नेप झिझका। मैं नहीं बता सकता, शायद 1 साल। इस तरह के मंत्र को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता, ये अंततः फैलेगा ही। इस तरह के शाप समय के साथ ज्यादा ताकतवर होते हैं। डम्बलडोर मुस्कुराए। उनके पास 1 साल से भी कम जिंदगी है, ये बात उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण या चिंताजनक नहीं लग रही थी। मैं खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत कि मेरे पास तुम हो सेवरस। अगर आपने मुझे थोड़ी जल्दी बुला लिया होता तो मैं ज्यादा कर सकता था, आपके लिए ज्यादा समय हासिल कर सकता था। स्नैप ने गुस्से से कहा। उसने टूटी अंगूठी और तलवार की तरफ देखा। आपको क्या लगता है अंगूठी तोड़ने से शाप टूट जाएगा? ऐसी ही बात है। बेशक मैं होश में नहीं था। अच्छा, इससे मामला ज्यादा सीधा बन जाता है। स्नैप चकराया हुआ दिख रहा था। डम्बलडोर मुस्कुराए। मैं उस योजना का जिक्र कर रहा हूँ जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे लिए बना रहा है। उसकी ये योजना है कि बेचारा मेलफॉय लड़का मेरी हत्या करे। स्नैप डम्बलडोर की डेस्क के सामने की कुर्सी पर बैठ गया, जिस पर हैरी अक्सर बैठता था। हैरी जानता था स्नैप डम्बलडोर के शापित हाथ के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन डम्बलडोर ने विनम्रतापूर्वक इनकार करके उस बातचीत की संभावना को खत्म कर दिया था। स्नैप ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, शैतानी शहंशाह को ड्रैको के कामयाब होने की उम्मीद नहीं है। ये तो बस लूसियस की हाल की असफलताओं की सजा है। ड्रैको को असफल होते देखकर उसके माता पिता पल पल सजा भुगतेंगे और उसकी कीमत चुकाएंगे। संक्षेप में उस लड़के को भी मेरी ही तरह निश्चित मृत्युदंड मिला है। डम्बलडोर ने कहा, मुझे लगता है ड्रैको के नाकामयाब होने के बाद ये काम तुम्हें सौंप दिया जाएगा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। मुझे शैतानी शहंशाह की योजना यही लगती है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट निकट समय में ऐसे समय की कल्पना कर रहा है जब उसे हॉगवर्ट्स में जासूस की जरूरत नहीं होगी। हाँ, उन्हें ये यकीन है कि जल्दी ही स्कूल उनकी मुट्ठी में होगा, और अगर ये उनकी मुट्ठी में आ जाता है तो तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों की रक्षा करने में पूरी कोशिश करोगे? इसने अपने सख्ती से सिर हिलाकर हाँ की। अच्छा, तो फिर तुम्हारी पहली प्राथमिकता ये पता लगाना है कि ड्रैको के इरादे क्या हैं। डरा हुआ किशोर लड़का दूसरों के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना खुद के लिए। उसे मदद और मार्गदर्शन देने का प्रस्ताव रखो। इसके लिए वो हाँ करेगा, आखिर वो तुम्हें पसंद करता है। वो मुझे तब से नापसंद करने लगा है जब से उसके पिता की स्थिति गड़बड़ हुई है। ड्रैको इसके लिए मुझे दोष देता है। चाहे जो हो, कोशिश करो, मुझे अपनी चिंता नहीं है। चिंता तो लड़के के दिमाग में आई योजनाओं के कारण मासूम लोगों की शिकार बनने की है। जाहिर है अगर हम उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के गुस्से से बचाना चाहते हैं तो अंत में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है। स्नैप ने अपनी भौहें उठाई और व्यंग्यात्मक आवाज में पूछा, क्या आप उसके हाथों मरना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम मारोगे। लंबी खामोशी छा गई। क्या आप मुझसे ये काम अभी करवाना चाहेंगे या फिर आप समाधि लेख लिखने के लिए कुछ पल रुकना पसंद करेंगे? इसने अपने व्यंग भरी आवाज में कहा। ओह नहीं, मुझे लगता है कि सही समय आने पर वो पल प्रकट हो जाएगा। आज रात को जो हुआ है उसके बाद हम ये बात तो यकीन से कह सकते हैं कि 1 साल के भीतर ही अपने आप हो भी जाएगा। अगर आपको मरने में दिक्कत नहीं है तो ड्रैको को ही ये काम करने दीजिए। उस लड़की की आत्मा अभी तक क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। मैं अपने कारण उसे विभक्त नहीं होने दूंगा। और मेरी आत्मा डम्बलडोर, मेरी आत्मा? सिर्फ तुम ही जानते हो कि एक बूढ़े आदमी को दर्द और अपमान से बचाने के लिए तुम्हारी आत्मा को कितना नुकसान होगा। मैं तुमसे एक बड़ा एहसान चाहता हूँ सेवरस, क्योंकि मौत मेरी तरफ उतनी ही निश्चितता से आ रही है जितनी निश्चितता से इस साल लीग में चडली कैनन्स की टीम आखिरी नंबर पर आएगी। मैं जल्दी ही दर्द रहित तरीके से मरना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी मौत लंबी और घिसट घिसट की हो, जो ग्रे बैग केस में शामिल होने पर होगी। मैंने सुना है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे शामिल कर लिया है, या प्यारी बेलाट्रिक्स जो अपने शिकार को खाने से पहले उसके साथ खेलना पसंद करती हैं। उनका अंदाज हल्का फुल्का था, लेकिन उनकी नीली आंखें स्नैप को बेध गईं, जिस तरह वो अक्सर हैरी को बेधती थी। जैसे वो जिस आत्मा के बारे में बात कर रहे हों वो उन्हें दिख रही हो। आखिरकार स्नैप ने हल्के से सिर हिला दिया। डम्बलडोर संतुष्ट दिखने लगे। धन्यवाद सेवरस। ऑफिस गायब हो गया। स्नैप और डम्बलडोर शाम के धुंधलके में महल के वीरान मैदान में एक साथ टहल रहे थे। आप पॉटर के साथ कई शामों को कमरे में बंद रहते हैं, आप करते क्या हैं? स्नैप ने पूछा। डम्बलडोर थके दिख रहे थे। क्यों, तुम कहीं उसे और सजा तो नहीं देना चाहते सेवरस? अगर ऐसा है तो बेचारे लड़के को अपना ज़्यादातर समय सज़ा में काटना पड़ेगा। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह है, शायद दिखने में, लेकिन उसका दिल उसकी माँ जैसा है। मैं हैरी के साथ इसलिए समय बिताता हूँ क्योंकि
मुझे उससे कुछ बातें करनी है, कुछ जानकारी देनी है, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। जानकारी? आप उस पर भरोसा करते हैं, मुझ पर नहीं करते हैं? ये भरोसे का सवाल नहीं है। जैसा हम दोनों जानते हैं, मेरे पास समय कम है। यह अनिवार्य है मैं लड़के को पर्याप्त जानकारी दे दूं ताकि वो उस काम को कर सके जो उसे करना है। आप वही जानकारी मुझे क्यों नहीं दे सकते? मैं अपने सभी रहस्य एक ही टोकरी में रखना पसंद नहीं करता हूँ, ख़ास तौर पर ऐसी टोकरी जो अक्सर लॉर्ड वोल्डेमार्ट की बाह पर लटकी रहती है, जो आपके आदेश पर हुआ है। और तुम इस काम को बहुत अच्छी तरह करते हो सेवरस। ये मत सोचना मैं उस खतरे को कम आंकता हूँ जिसका सामना तुम मेरे कारण करते हो। वोल्डेमार्ट को महत्वपूर्ण लगने वाली जानकारी देना और ज़रूरी बातें छिपाना एक ऐसा काम है जिसके लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद आप मुझसे ज़्यादा भरोसा उस लड़के पर करते हैं जो गुप्त विद्या में समर्थ है, जिसकी जादुई योग्यता औसत है और जिसका शैतानी शहंशाह के दिमाग से सीधा संबंध है। वोल्डेमार्ट को उस संबंध से डर लगता है। कुछ समय पहले ही उसने हैरी के दिमाग में रहने का स्वाद चख लिया है। इस तरह का दर्द उसे पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि हैरी पर वो दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश नहीं करेगा। उस तरह से तो नहीं। मैं समझा नहीं। लॉर्ड वोल्डेमार्ट की आत्मा विभक्त है। वो हैरी जैसी आत्मा के साथ करीबी संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। एकदम ठंडे स्टील पर जीभ की तरह, लपट से छूते मांस की तरह। आत्माएं? हम तो दिमागों की बात कर रहे थे। हैरी और लॉर्ड वोल्डेमार्ट के मामले में एक के बारे में बात करना दूसरे के बारे में बात करना है। डंबलडोर ने चारों तरफ नजर डालकर सुनिश्चित किया कि वो अकेले हैं, आसपास कोई नहीं है। सेवरस, जब तुम मुझे मार दोगे, आप मुझे हर चीज बताने से इनकार क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिर भी मुझसे इस छोटी सेवा की उम्मीद कर रहे हैं आप? स्नैप गुर्राया। उसके पतले चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। आप बहुत सी चीजों को मनचाहे ढंग से सोचते हैं डंबलडोर। शायद मैंने अपना इरादा बदल लिया हो। तुमने वादा किया था सेवरस, तुम मेरी वो सेवा जरूर करोगे। हालांकि मैंने सोचा था तुम नाग शक्ति के हमारे युवा दोस्त पर करीबी नजर रखने के लिए भी सहमत हुए थे। स्नैप नाराज और बगावत पर आमादा दिखे। डंबलडोर ने आह भरी। सेवरस, आज रात 11 बजे मेरे ऑफिस में आना और फिर तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी कि मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो डंबलडोर के ऑफिस में लौट गए। खिड़कियों के बाहर अंधेरा था, ज्वाला खामोश और स्नैप स्थिर थे, जबकि डंबलडोर बातचीत करते हुए चारों तरफ घूम रहे थे। हैरी को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल आखिरी मिनट तक। तब तक नहीं जब तक कि ये ज़रूरी ना हो, वरना उसके पास वो करने की शक्ति कैसे होगी जो उसे करना ही है। लेकिन उसे करना क्या है? वो हैरी और मेरे बीच का मामला है। अब गौर से सुनो सेवरस, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी मौत के बाद, बहस मत करना, बीच में मत बोलना। एक वक्त ऐसा आएगा जब लॉर्ड वोल्डेमार्ट अपने सांप की जान बचाने के लिए दहशत में होगा। नगीनी की? स्नैप हैरान नजर आने लगा। बिल्कुल, अगर ऐसा वक्त आता है तो लॉर्ड वोल्डेमार्ट सांप को अपने काम करवाने के लिए भेजना बंद करेगा, अपने पास जादुई सुरक्षा में रखेगा। तब ये हैरी को बताना सुरक्षित रहेगा। क्या बताना सुरक्षित रहेगा? डंबलडोर ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर दी। उसे बता देना कि जब लॉर्ड वोल्डेमार्ट ने उसे मारने की कोशिश की थी तो लिली ने उनके बीच कवच के रूप में अपनी जान रख दी और मारक शाप लॉर्ड वोल्डेमार्ट पर पलट गया और वोल्डेमार्ट की आत्मा का एक टुकड़ा टूटकर उस ढहती इमारत में जीवित बची इकलौती आत्मा से चिपक गया। लॉर्ड वोल्डेमार्ट का एक हिस्सा हैरी के भीतर जिंदा है। इसी कारण हैरी को सर्पभाषा की क्षमता मिलती है और लॉर्ड वोल्डेमार्ट के दिमाग के साथ ऐसा संबंध मिलता है जिसे वोल्डेमार्ट कभी समझ नहीं पाया। जब तक आत्मा का वो टुकड़ा, जिसका वोल्डेमार्ट को भी पता नहीं है, हैरी की आत्मा से जुड़ा है और हैरी उसकी रक्षा कर रहा है, तब तक वोल्डेमार्ट मर नहीं सकता। हैरी जैसे लंबी सुरंग के एक किनारे से दोनों आदमियों को देख रहा था जो उससे बहुत दूर थे। उनकी आवाज़ें उसके कानों में अजीब तरह से गूंज रही थीं। तो लड़के को मरना होगा? इसने अपने शांति से पूछा। और वोल्डेमार्ट को ये काम खुद करना होगा सेवरस, ये अनिवार्य है। एक लंबी खामोशी। फिर स्नैप बोला, मैंने सोचा था इतने सालों तक कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, लिली की खातिर। हमने उसकी रक्षा इसलिए की क्योंकि उसे सिखाना, बड़ा करना, ताकत आजमाने के मौके देना अनिवार्य था। डंबलडोर ने कहा। उनकी आंखें बंद थी। इस दौरान उनके बीच का संबंध ज़्यादा शक्तिशाली बनता रहा, मुझे लगता है अमरबेल की तरह। शायद कई बार उसे भी इस बात का शक हुआ है।
अगर मैं उसे जानता हूँ तो वो इस बात की व्यवस्था कर देगा ताकि जब वो अपनी मौत से मिलने जाए तो इससे सचमुच वोल्डेमार्ट का अंत हो जाए। डंबलडोर ने अपनी आंखें खोली। स्नैप दहशत में था। आपने उसे इसलिए जिंदा रखा ताकि वो सही समय पर मर सके? सदमे में मत आओ सेवरस, तुमने कितने आदमियों और औरतों को मरते देखा है, कुछ समय से सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्हें मैं बचा नहीं सकता था। स्नैप ने कहा, उठकर खड़ा हो गया। आपने मेरा इस्तेमाल किया है। मैंने आपके लिए जासूसी की, आपके लिए झूठ बोला, आपके लिए जान खतरे में डाली, लिली पॉटर के बेटे को सुरक्षित रखने के लिए हर काम किया। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप उसे कत्ल करवाने के लिए सुअर की तरह पाल रहे थे? ये तो मर्मस्पर्शी है सेवरस। आखिरकार अब तुम उसकी परवाह करने लगे हो? डंबलडोर ने गंभीरता से कहा। उसकी? स्नैप ने चिल्लाकर कहा, पितृदेव संरक्षणम। उसकी छड़ी के कोने से सफेद हिरनी निकली। वो ऑफिस के फर्श पर उतरी और ऑफिस के पार भागती हुई खिड़की से बाहर चली गई। डंबलडोर ने उसे उड़कर दूर जाते देखा। जब उसकी सफेद चमक धुंधली हो गई तो स्नैप की तरफ मुड़े। डंबलडोर की आंखों में आंसू थे। इतने समय बाद भी? हमेशा, स्नैप ने कहा। एक बार फिर दृश्य बदल गया। हैरी ने देखा स्नैप अपने डेस्क के पीछे लगी डंबलडोर की तस्वीर से बात कर रहा था। तुम वोल्डेमार्ट को हैरी के अंकल आंटी के यहाँ से उसके जाने की सही तारीख बताना। ऐसा नहीं करने पर उसे शक हो सकता है क्योंकि वोल्डेमार्ट जानता है कि तुम्हें इस बारे में अच्छी जानकारी है। बहरहाल हैरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें बहरूपियों का विचार देना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे हैरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। मंडंगस फ्लेचर को चकरघिन्नी शाप देने की कोशिश करो। और सेवरस, अगर तुम्हें हैरी को पकड़ने वाले दल में जबरन शामिल किया जाए तो अपनी भूमिका विश्वसनीय ढंग से निभाना। मैं तुम्हारे भरोसे हूँ कि तुम लॉर्ड वोल्डेमार्ट के विश्वास को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कायम रखो, वरना हॉगवर्ट्स कैरो भाई बहन के रहमो करम पर होगा। अब स्नैप मंडंगस के साथ एक अपरिचित सराय में बैठा था। मंडंगस का चेहरा अजीब तरीके से सूना था जबकि स्नैप एकाग्रता में त्योरी चढ़ाए था। तुम मायापंछी के समूह में हो? स्नैप ने फुसफुसाकर कहा। बहुरूपियों का इस्तेमाल करने का सुझाव दोगे? भेष बदल काढ़ा, एक जैसे कई पॉटर, ये इकलौती तरकीब है जो सफल हो सकती है। तुम ये भूल जाओगे कि मैंने ये सुझाव दिया था। तुम इस तरह बताओगे जैसे तुमने ये सोचा है। समझ गया। मंडंगस बुदबुदाया। उसकी आंखें अब तिरछी हो गईं। अब अंधेरी रात में हैरी झाड़ू पर उड़ता हुआ स्नैप के पास से गुजर रहा था। स्नैप के साथ नकाब पोश प्राण भक्षी थे। उसके सामने ल्यूपिन और बहरूपिया हैरी थे जो दरअसल जॉर्ज था। एक प्राण भक्षी स्नैप के आगे निकला और उसने अपनी छड़ी ल्यूपिन की तरफ तान दी। सेक्टम सेम्प्रा, स्नैप चिल्लाया। स्नैप ने यह मंत्र प्राण भक्षी के छड़ी वाले हाथ पर मारा लेकिन निशाना चूक कर जॉर्ज को लग गया। इसके बाद एक और दृश्य आया। स्नैप सीरियस के पुराने बेडरूम में झुका है। लिली की पुरानी चिट्ठी पढ़ते समय उसकी मुड़ी नाक के सिरे से आंसू टपक रहे। चिट्ठी के दूसरे पेज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे कि गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड से दोस्ती हो सकती थी। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि उसका दिमाग चल गया है। बहुत बहुत प्यार, लिली। स्नैप ने लिली के हस्ताक्षर और उसके प्यार के इजहार को उठाकर अपने दुशाले के भीतर रख लिया था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर के 2 टुकड़े कर दिए ताकि वो हंसती हुई लिली वाला हिस्सा अपने पास रख सके। उसने जेम्स और हैरी वाले तस्वीर के टुकड़े को फर्श पर अलमारी के नीचे फेंक दिया। और अब स्नैप एक बार फिर हेडमास्टर की स्टडी में खड़ा था जब फिनिस नाइजेलस तेजी से अपनी तस्वीर में आया। हेडमास्टर, वो डीन जंगल में है। इस शब्द का इस्तेमाल मत करो। ग्रेंजर लड़की ने बैग खोलते समय उस जगह का नाम लिया था। मैंने उसकी बात सुन ली। हेडमास्टर की कुर्सी के पीछे से डंबलडोर की तस्वीर चिल्लाई। अब सेवरस, तलवार! और ये मत भूलना कि ये उसे आवश्यकता और बहादुरी की स्थितियों में हासिल करनी होगी और उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने दी है। अगर वोल्डेमार्ट हैरी का दिमाग पढ़ ले तो उसे ये नहीं दिखना चाहिए कि तुम उसका साथ दे रहे हो। मैं जानता हूँ, इसने अपने रूखेपन से कहा। वो डंबलडोर की तस्वीर के पास गया, उसे एक तरफ खींचा। वो आगे की तरफ झूल गई। इसके पीछे एक खाली जगह थी जिसमें स्नैप ने गरुण द्वार की तलवार छुपा रखी थी। आप मुझे अब ये भी नहीं बताएंगे कि पॉटर को तलवार देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्नैप ने दुशालों पर यात्री चोगा डालते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो जान जाएगा इससे क्या करना है। और सेवरस, बहुत सावधान रहना। जॉर्ज वीजली के साथ हुई दुर्घटना के बाद उनकी तुम्हारे प्रति भावनाएं अच्छी नहीं है। स्नैप दरवाजे पर मुड़ा। चिंता न करें डंबलडोर, मैंने योजना बना ली है। और स्नैप कमरे से चला गया। हैरी स्मृति पात्र से बाहर निकला। कुछ पल के बाद उसी कमरे के कालीन वाले फर्श पर लेटा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे स्नैप अभी अभी दरवाज़ा बंद करके बाहर गया हो।